विल गो टू द अदर पेज, और वो फिर वो मूवमेंट होता रहेगा। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कपलिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपलिंग, लिखिए। ओके Most important question from the first block. What is a coupling ओके सर। and what are different types of coupling? Coupling कहते हैं कि how a model is going to tightly coupled with the other models. जैसे लॉगिन मॉड्यूल होम पेज से, होम पेज हमारे फोटोज पेज से, फ्रंट पेज से एंड सेम से। मतलब जब आप टेस्ट केस जनरेट करते हो क्या लिखते हो? आपने लिखा इफ ए यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट प्लीज गिव ए मैसेज इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, यानी यूजर नेम इज करेक्ट एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, तब आप एक मैसेज डिस्प्ले करते हो इनकरेक्ट पासवर्ड। Yes. इफ यूजर नेम एंड पासवर्ड इज करेक्ट देन प्लीज रीडायरेक्ट टू होम पेज। ये हुआ ना टेस्ट केसेस। अगर आप लॉगिन पेज की बात करो तो यही 3 सिनेरियो बनेंगे ना। और एक चौथा बनेगा फॉर ए न्यू यूजर गो टू द साइन अप पेज और ए रजिस्ट्रेशन पेज। यस सर। ठीक है, आपने क्वेश्चन लिख लिया व्हाट इज कपलिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग। दूसरा क्वेश्चन लिखो व्हाट इज कोहेशन। ये हमारा यहीं पे होगा। लेट मी शो यू कोहेशन। तो HESION cohesions and what are different types of cohesion. एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है 3 या 5 नंबर में कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फॉर डिजाइनिंग। जब आप एक वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं तो विच टाइप्स ऑफ पैटर्न यू नीड टू थिंक और ए काइंड ऑफ पैटर्न्स। ठीक है, आर्किटेक्चरल, डेटा, कंपोनेंट्स, इंटरफेस, वेब ऐप, creational, structural and so on. What are different patterns? Okay. इसमें क्वालिटी है, डिजेबिलिटी है, लाइन ऑफ कोड स्टैंडर्ड होनी चाहिए कि जब आप ये पढ़ लेना सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी कि कैसे कोड लिखना है, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए। द टेबल नेम स्टार्ट फ्रॉम T_, व्यू स्टार्ट फ्रॉम VW, कोड जहां लिखा है वहां पे कमेंट होना चाहिए फॉर विच सेक्शन ए कोड इज देयर एंड अवेलेबल एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको होना चाहिए, देन यू विल बी एबल टू। ठीक है, सो फॉर नाउ द फर्स्ट ब्लॉक इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड। मैं आपको ब्रेक दूंगा थोड़ी देर का, ठीक है, जस्ट फॉर लंच और एनीथिंग, बट आफ्टर दैट और ए लंच पार्ट वी विल स्टार्ट आवर यूनिट 5 ब्लॉक 2। एक इसमें एक चीज देख लेना, एक हमारे पास वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशंस का एक टर्म्स है। मतलब ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशंस, वैलिडेशन, और एक हमारा एक टर्म है जिसको बोलते हैं FTR। एनीवन नो व्हाट इज FTR? जल्दी बताइए, किसी को पता है FTR क्या होते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTR बोला है यार, FTP FTR बोलते हैं फर्स्ट या फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू। अभी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, जब मैं यूनिक्स पढ़ाऊंगा तब ना FTP और ऐसे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, इसको बोलते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, जिसको बोलते हैं FTR। ठीक है, तो ये 4 टर्म आप याद रखना, इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड FTR। चलो ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक आपका हो गया। अब आपको नेक्स्ट आफ्टर द मतलब सेकंड हाफ में जो भी आएंगे वो पढ़ाएंगे सेकंड ब्लॉक। एंड सेकंड ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, जिसको हम बोलते हैं estimation of the size, estimation of the cost, how we are going to define the cost of the project and so on. Okay? 4 ही तो ब्लॉक है सिलेबस में। 4 है या 3 है? 3 है। ब्लॉक 4 भी तो है, एडवांस टॉपिक इन सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियरिंग। 3 पर देख लेता हूँ मैं कि 4th ब्लॉक है या नहीं है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी सिक्योरिटी, यही ना? नहीं, ये बस मैंने जो लिखा एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखा है इसमें। तो करेक्ट।
फोर्थ ब्लॉक हैविंग एडवांस टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलो ठीक है, मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो कोई नहीं, इसको तो कल भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज हमारा सेकंड ब्लॉक ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बट those who have attended the class and those who have attended the first time is fine। आपको फर्स्ट ब्लॉक में समझ आ रहा है ना? Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. ऐसा नहीं ना कि मतलब आपने ज्वाइन किया तो that is totally waste of your time and so on। Yes, sir. yes सर ये रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर सकते हो क्या सर? क्या नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो यार? रिकॉर्डेड क्लास मिल सकता है क्या? पता नहीं, वो पूछना पड़ेगा। रिकॉर्डेड वो नहीं मिलता यार, वो सिर्फ इसलिए है कि हम लोग कुछ मतलब एक्स्ट्रा ना करें, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। नहीं, just this is for the ignore that we are conducting the class and everything is going fine, okay? So don't take otherwise, but we will just see if possible, okay? So okay, छोड़िए, आप क्या करो, simple first सर block, ये कि yes, first block we have gone through it। Now the next portion will be our second block that we are going to start after your break। So just give a break for 20 minutes and come back around 1:30 so that we are going to start something, okay? एक ब्रेक ले लो यार। ये कि सर हेलो यस सब हेलो शॉपिंग सिंह क्या पूछ रहे हो? Recording class- कैन यू रिकॉर्डिंग रुको यार, इन्होंने कुछ पूछा है, क्या बताना है मुझे बताओ। यही पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग क्लास बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं डिफेंस में हूँ तो 24 आवर ड्यूटी में चला जाता हूँ और उधर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस अलाउड नहीं है, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्लास। जैसे आज मेरा ऑफ है, ओके ठीक कल है, मैं मैं पूछता 24 हूँ। आवर ड्यूटी करूँगा। ठीक है चलो ठीक है, अभी सेकंड ब्लॉक स्टार्ट करेंगे आफ्टर सम ब्रेक, ठीक है? यस सर, ओके ओके Okay, sir. एनी क्वेश्चन? Okay, sir. No, sir. ओके फाइन, वेलकम। विच ब्लॉक मतलब क्या? ब्लॉक कहने का सेंस है बुक्स। आपका जो PDF 1 था वो हमारा ये है, उसमें 1 to 4 यूनिट्स है, ठीक है? सेकेंड में हमारा 9 to यूनिट हमारा ये है। एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल यूनिट्स, जैसे आपके ब्लॉक 1 में 4 यूनिट्स है, 1 2 3 4। ब्लॉक 2 में आपके 5 to 8 है। ब्लॉक 3 से आपका यूनिट 9 स्टार्ट है, और ब्लॉक 4 सॉरी ये तो ब्लॉक 2 ही हो गया, सॉरी ब्लॉक 4 मैंने अभी डाउनलोड किया था। लेट मी ओपन ब्लॉक 4 एज वेल। ये हमारा ब्लॉक 4 है, ठीक है? इस ब्लॉक 4 में 13 से है, मतलब आपके इस ब्लॉक में कितना हुआ? 9 10 11 12, मतलब 4 यूनिट है। सो आई हैव कंप्लीटेड 4 यूनिट एंड आई विल स्टार्ट द यूनिट 5 आफ्टर सम टाइम, ठीक है? ओके Yes, sir. Okay, sir. ओके थैंक यू। हाय टीम, Yes. सो टीम जस्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है? आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट है आपको एक DFD ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए DFD ऑफ ई-कॉमर्स सिस्टम, ठीक है? ई-कॉमर्स सिस्टम कहने का सेंस है कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग जो भी होंगे, यू हैव टू मेक DFD में आपको सबसे पहले 0 लेवल या कॉन्टेक्स्ट लेवल बनाना है, उसके बाद फास्ट लेवल DFD बनानी है, और सेकंड लेवल DFD बनानी है। ये आप अभी बनाओगे। सो सेकंड क्वेश्चन, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये लिख तो रहा हूँ, आप देखिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। स्क्रीन नहीं विजिबल है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, रुको यार। ओके विजुअल है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब इसी सिस्टम ई-कॉमर्स सिस्टम का आपको ईयर डायग्राम बनाना है। आई एम गिविंग 10 मिनट्स टू यू
तो आप ईयर डायग्राम में क्या बनाओ, सबसे पहले एंटिटी डिफाइन करोगे, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट्स एंड कार्डिनलिटी, ठीक है, एंटिटी, रिलेशनशिप्स, एट्रीब्यूट्स एंड कार्डिनलिटी। फिर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, कोहेशन एंड टाइप्स ऑफ कोहेशन, टाइप्स ऑफ कोहेशन, फिर कपलिंग एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चंस बाद में देखेंगे। फर्स्ट यू मेक दिस क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड टू इज कंपल्सरी फॉर ऑल, ठीक है। ओके, so please go make question 1 and 2. Gunjan, Disa, Gayatri, Hemant, just make सर एक question बार fast क्वेश्चन and दिखाइएगा। सर स्क्रीन शेयर पे क्या क्वेश्चन ये है? क्वेश्चंस यस, ठीक है, आप कीजिए। विल कनेक्ट इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 to 15, मतलब आपको ये बनाने हैं, ठीक है। करण राज सिंह बताइए। सर अभी बनाने हैं ना? हाँ अभी बनाने हैं। आप एक बार ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लो एक क्वेश्चंस, जिससे ये हो जाए कि हाँ आपको थोड़ा बहुत डीएफडी और इसका आइडिया आ गया, देन वी कैन कनेक्ट, ठीक है। ओके, सो नेहा जस्ट वेट, मैं इस क्वेश्चंस को चैट में पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट विद ऑफ दिस क्वेश्चन समीर, ठीक है, देखो मिल गया। नेहा, समीर एंड ऑल मिल गया ना? या श्योर। Okay, okay, fine. Just go through the questions and we'll see in next 10 minutes. ये क्वेश्चंस बनाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2। है जी स्क्रीनशॉट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब जो पहले हमारी 11 से 1 चली थी, है क्या किसी के पास स्क्रीनशॉट? टीम, नो हेलो, सो एनीवन हैज एनी स्क्रीनशॉट्स? किसी ने व्हाट्सएप में या फिर ऐसे स्क्रीनशॉट लिया हो? नो, ओके ओके, नो इशू, फाइन। Hi team. Hello, sir. Yeah. So regarding your second block, let me show to you. Second block में हम कहते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग है. So planning in sense, hey everyone is here or that we need to start? Richa, Aradhna, Harsh, Saurav. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pooja, Pintu, Karun. यस सर। Yes, sir. Yes, yes. Yes, sure. Yes, We can sir. start, sir. Okay. So in the second block, Priyanka, Poonam,
Pintu, then we have Yes, sir. Raman, okay. So you just go through second block. अभी मैं start करूँगा. We need to do a project planning software. Okay. Estimation of the projects, then the COCOMO model, Putnam model, then how we are going to do a statistical model and functions. पहले मैं unit 5 पढ़ाऊँगा, फिर unit 6, and total we have 5, 6, 7, 8, 4 units are there. Okay. So we will go through it. Just go through the unit 5. Hello, am I audible? Yeah, you are. So I have a question that these are the same PDFs which are uploaded on IGNO's materials. Sir is not here. Sorry? Sir is not here. Sir muted your mic and gone somewhere. सेम है, ई ज्ञान कोश वाला यही है. ये कहाँ से मिलेगा मटेरियल? ओके. From where we can get these materials? There is a link in chat. You can download from there. Okay, thanks. हेलो. हेलो. क्लास चल रही है क्या? अच्छा, मैं पूछ रहा था एलएमएस के बारे में. असाइनमेंट सबकी कंप्लीट है क्या? सेकंड की अभी तो लास्ट डेट 30th है ना? नहीं, 30th डेट है, बट वो बनाने भी तो पड़ेगी, उसको टाइम टेकिंग है. काफी बड़ी बड़ी असाइनमेंट है. करते हैं 2-3 दिन में रेडी. 9 सब्जेक्ट्स की है. 7. एंड आई एम फ्रॉम ब्रिज कोर्स ना. तो अच्छा, मुझे 9. भी है. मुझे 9. यार आपने ब्रिज कोर्स में कैसे आपने लिया था? मेरे में शो नहीं कर रहा था. नहीं, उसके लिए 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ते हैं. MCS 201 एंड 208. या हाँ, तो वो आपने नहीं, आपने वो कहाँ से? मेरे में ऑप्शन ही नहीं आ रहा था उसका. नहीं, उसके लिए फीस देनी पड़ेगी आपको, ऑप्शन नहीं आएगा. आप उसके लिए 2000 पे कीजिए, और वो एडमिट ही तभी करेंगे ना जब तक आप. भाई सबको नहीं करना होता ब्रिज कोर्स. नहीं, ब्रिज कोर्स जैसे मुझे करना था, ब्रिज कोर्स में लेना था. इच्छा से नहीं कर सकते हैं ना, जिसकी इच्छा से नहीं, जिसका प्लस वही करेगा. नहीं, मेरा रिक्वायरमेंट ही था. मतलब मेरा BCA नहीं था ग्रेजुएशन में. मेरा नॉर्मल है, आर्ट्स था, बट +2 में मैथमेटिक्स था, तो उसमें दिया. मैं बताता हूँ क्या हुआ. मैंने नॉर्मल फीस भी थोड़ी देर बाद एक मेल आया कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है. हेमंत भाई आवाज चली गई आपकी, दूर से आ रही है आवाज. थोड़ी देर बाद अपने आप मेल आया था, तो फर्स्ट टाइम पेमेंट किया था कि आपको ब्रिज कोर्स के लिए 2000 और पे करने पड़ेंगे. तो मैंने फिर ब्रिज कोर्स मेल आया था वो. हाँ, तो चेक करो आप, शायद आपको आया हो तब फर्स्ट टाइम. जो BCA से है उसको तो नहीं रिक्वायर्ड है ना. नहीं, उसको रिक्वायर्ड नहीं डिग्रीज है उसके लिए था. जैसे मैं बीटेक मैकेनिकल से, तो मुझे था. अच्छा, मैकेनिकल से थे. ओके समझे. हाँ, सही है.
तो इसका मेल आया था तो किया था कि उसी में आ गया था। जहाँ से एडमिशन किया था ना वहीं पे ग्रीवेंस बन के आ जाता है, तो वो ग्रीवेंस को रिजॉल्व करना होता है, वहाँ फी वगैरह पे करोगे। मैंने 3-4 बार मेल भी किया तो उन्होंने एक लिंक दिया कि ये वीडियो देखिए, और बट कहीं कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा था। जहाँ से आपने एडमिशन लिया था ना उस पोर्टल पे जाकर देखो ब्रिज कोर्स मिला है कि नहीं मिला है। ओके, तो अभी मैं सेकंड सेम में ले सकता हूँ? अभी तो बंद हो गया होगा। हाँ, वो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। आप एडमिट हो गए, आपका एनरोलमेंट नंबर इशू हो गया है, हाँ तो फिर टेंशन मत लो, वो करते ही नहीं है एनरोलमेंट नंबर इशू। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे मैंडेटरी होता है तो वो तो एडमिशन लेते ही नहीं है ना फिर। हाँ वो तो अभी आपका करवा अगर ऐसे ही हो गया है तो हाँ, क्योंकि मैथ्स मैंडेटरी होती है, हाँ तो मैथ्स तो आपके पास 10th 12th में होगी, है हाँ ना? हाँ तो हाँ इस हाँ वजह से और हो सकता है आपको उसका छूट मिल गई। हाँ सही है। और नहीं भी मिला है, अगर पढ़ने के मन अलग से पढ़ लो, एग्जाम देने थोड़ी जरूरी है। नहीं पता चला अरे हमने यार। डिग्री ले लिया और नहीं वैसा कुछ नहीं होगा। जो डिग्री ले उसमें लिया टॉप आपने। सब्जेक्ट मिले उन्हीं का एग्जाम होगा, अलग से जो भी पढ़ना है सारा पढ़ लो। ये तो है। मुझे लास्ट सेम सबसे बेस्ट लगता है, प्रोजेक्ट वाला, वो ओनली प्रोजेक्ट, नो अदर। लास्ट 4th सेम एक ही पेपर होगा आई थिंक। 2 या 3 होते हैं, एक प्रोजेक्ट होता है और बाकी 2 एग्जाम होते हैं। नहीं, कोर्स शेड्यूल में तो होल्ड अ सेकंड मैं देखता हूँ। देखो वेयर इज शेड्यूल, देख लेते हैं सेमेस्टर। भाई लैब के जो असाइनमेंट हैं वो हमको प्रैक्टिकली करना या हेलो एवरीवन। ओके हाँ 3 है 3 है वही तो। हाँ सही है ठीक है। मुझे बोला प्रोजेक्ट ही है। हेलो एवरीवन। हाय या हाय। सो लेट मी डू ए सेकंड ब्लॉक। कहता है हमारे पास प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग कहता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रन द प्रोजेक्ट। इट मींस व्हाट आर डिफरेंट मैट्रिसेस दैट वी नीड टू नो, कि कौन-कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिसको हमें जानना है बिफोर गोइंग टू द डेवलपमेंट। देन what are the cost of the projects, like how we are going to define the cost estimations and scheduling, size of the projects and so on, ठीक है। ओके गॉट इट। ठीक है। यस अब हमारे पास है सबसे फर्स्ट चीज है कि synopsis, sorry, how we are going to find the estimation in terms of size in sense कि जब भी हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, so what are different matrices of project that we need to use, कौन से matrices हम यूज करेंगे। ओके, so what all those matrices will be, क्या होगा बताइए। सबसे फर्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैट्रिसेस। अब देखो यहाँ लिखा हुआ ना LOC, मतलब व्हाट आर द लाइन ऑफ कोड, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ लाइंस कि कितना कॉस्ट होगा। तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द कॉस्ट, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन वन मॉडल दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। क्या आएगा, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल। यस, ये रमन, रामू, ऋषभ, ऋचा, प्रियंका, you all are there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Priyanka. No, okay. Rishabh. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
ठीक है, ठीक है। सो गो टू दिस वन। तो मैट्रिसेस कहते हैं कि प्रोसेस मैट्रिसेस होंगे। प्रोसेस मैट्रिक्स करने का सेंस कि हाउ द टाइमलाइन और एफर्ट विल बी एस्टिमेटेड। एफर्ट इन सेंस कि सपोज एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 3 मंथ चाहिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन कि 3 मंथ में कितने लोग उस पे वर्क करेंगे। ओके, इन 3 मंथ हाउ मेनी पर्सन्स आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट पार्ट। ठीक है, आप समझ गए हैं? Yes, sir. Yes, sir. एंड Yes, sir. हाउ मेनी एफर्ट्स इज गोइंग टू, Yes, sir. Yes, sir. कि कितने एफर्ट्स लगेंगे, so that we are going to do the things in such a way कि आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ हमें 20। सर यस बताइए। सर ये मतलब हाउ मेनी पीपल्स वो तो समझ में आ गया, वो तो काउंट करके बता सकते हैं। एफर्ट्स को कैसे काउंट करेंगे सर, मतलब कैलकुलेट करेंगे? एफर्ट्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास 8 आवर्स का एक वर्किंग डे हुआ, ठीक है, और अगर एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें सपोज दैट कि 8000 आवर्स चाहिए, या हमने 5000 आवर्स का कैलकुलेशंस किया ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टाइमलाइंस, तो हम ये डिवाइड करते हैं कि 5000 आवर्स डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैपेसिटीज, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं। क्योंकि एक बंदा अगर 8 घंटे काम करेगा, इट मींस फॉर 1 वर्किंग डेज, सो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पैक्स। पैक्स बोलते हैं कि कितने बंदे हमारे पास हैं। ओके, ओके सर। ठीक है, Okay, sir. जिसपे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उस नंबर ऑफ आवर्स जो कि हमने एस्टिमेट किया है नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट मॉडल वाइज एंड टू डिलीवर टू द कस्टमर्स। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब हम नीचे अगर आप देखो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोडक्टिव मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोड। देखो एक हमारे पास जो कोकोमो मॉडल है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द लाइन ऑफ कोड, जिसको बोलते हैं एलओसी, नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स एंड सो ऑन। लाइंस ऑफ कोड, ओके। ठीक है, मतलब ये डिफाइन, ये डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे एंड हाउ वी नीड टू डू। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब देखो जैसे मॉड्यूल, अब यहाँ देखो ये बोल रहा है मैन पर मंथ एफर्ट 3 एफर्ट 4, मतलब मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करने के लिए 24,000 लाइन ऑफ कोड है, जो कि हमारे पास पर मंथ अगर मैन की बात करूं तो 3 बंदे चाहिए पहले मंथ में, और दूसरे मॉडल में 4 बंदे चाहिए, जो कि यहाँ पे 25,000 लाइन है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द लाइन ऑफ कोड ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड मैन पर मंथ या मैन पर वीक, जो भी कह लो आप। जिस टाइप के मॉडल्स होंगे ये हम निकालते हैं। प्रोडक्टिव ऑफ ए पर्सन क्या निकालते हैं, एलओसी, मतलब लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय मैन मंथ, मतलब 5 बंदे ने अगर सपोज कि 5 पर्सन्स हैव डन द लाइन ऑफ कोडिंग ऑफ 1000 लाइन इन ए मंथ, तो मतलब ये हो गया कि प्रोडक्टिविटी ऑफ ए पर्सन हो गया 200 लाइन पर पर्सन, है ना, क्योंकि 200 हम 1000 डिवाइडेड बाय 5 किया हमने, इट मींस 200 लाइन ऑफ कोड हैज बीन डेवलप्ड बाय ए पर्सन इन ए मंथ। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। ठीक है, कैसे? अब इनपुट्स बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सम इनपुट्स विल कम फ्रॉम द टीम एज एन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ द कोड, some inputs will come through the external also. जैसे कस्टमर कुछ इनपुट देगा, hey the code quality should be fine and we need to follow some standard, जैसे naming convention, then we have to comment the code and so on. ठीक है, Yes, sir.
ये कुछ नहीं है, यही है, कंपोनेंट्स है। हाँ, अब कोड में भी हमारे पास दो चीजें होंगी। So the number of line of code specify the three things. First, the component having the low priority, medium priority and the high priority. मतलब कोड कम्प्लेक्सिटी किस टाइप की है, मतलब नॉर्मल कोड डिजाइन करना है या फिर वो कम्प्लेक्स कोड है और इट्स ए यूजुअल ऑर्डिनरी करने का सेंस मीडियम टाइप से है। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हमारे पास है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस। आप जब प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हो तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दीज थिंग्स। सबसे पहले क्या है, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये देखो ये डायग्राम। इन द फर्स्ट थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजर रिक्वायरमेंट्स, देन द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड देन द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड द स्टैंडर्ड। ठीक है, so the user requirements comes, the constants comes and the organization policy and the standard comes, that makes the project estimations. On the basis of the project software project estimations, we are going to schedule, we are going to effort and we are going to cost. ठीक है, on the basis of that we are going to schedule, we are going to effort and we are going to cost. ठीक है, any questions? सर ये इनपुट को नो सर। हाँ बताइए। मैं बोला था ये इनपुट्स को लेके जो आउटपुट्स हैं, शेड्यूल, एफर्ट, कॉस्ट, मतलब इन इनपुट्स के बेस पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस में हम शेड्यूल, मतलब कितने दिन में करके देंगे, एफर्ट क्या लगेगा, कितने बंदे इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, एंड हाउ अबाउट द कॉस्ट। सो ये कॉस्ट सर एक्चुअली फाइनली कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा? कॉस्ट एलओसी से ना, लाइन ऑफ कोड डिवाइडेड बाय मैन। अभी हाँ, कॉस्ट इसका एक मॉडल है, अभी मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड द कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है, अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, अब ये समझो कि these three things, schedule, effort and cost, will be defined on the basis of the user requirement, the constants they want to give up to the system, and organizational policies and the standard that we need to follow. Okay, sir. Okay. अब हमारे पास एक शेड्यूलिंग है। अब देखो कॉस्ट एस्टिमेशंस कैसे करते हैं, एफर्ट, हार्डवेयर कॉस्ट, ट्रैवल एक्सपेंस, ट्रेनिंग कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट को मेजर करके हम किसी भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट स्पेसिफाई करते हैं। Are you getting my point? Yes, sir. So, on the basis of the effort, on the basis of hardware cost, travel expenses, training cost, and communication cost and other costs, we're going to define the cost estimation process, and it is just one process to define the project cost. अगर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट मान लो 20 लाख रुपए है, it doesn't mean कि 20 लाख will go to the employee. उस 20 लाख में कंपनी अपनी बेनिफिट्स, हार्डवेयर कॉस्ट, एफर्ट एनालिसिस में जो बिजनेस टीम है या जो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं वो, ट्रैवल एक्सपेंसेस कि अगर कोई बिजनेस के लिए हम कहीं जा रहे हैं, चेन्नई, बैंगलोर और द आउटसाइड, वी नीड टू आल्सो कंसीडर दोज कॉस्ट्स आल्सो इन द प्रोजेक्ट। कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी, आपने कुछ फ्रेशर्स हायर किए, एंड यू वांट टू गिव द ट्रेनिंग टू द फ्रेशर्स एज वेल, सो ऑल दोज कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टीम? No, sir. No, sir. Okay, Saurabh, Rakesh, are you there? Rakesh, Raman, Richa. Yes, sir. No question. Okay. No questions. Risika, Rishabh.
Quoted, sir. Yes, sir. Risika. Yes, sir. Okay, any questions? What simplify बताइए हेमंत, मतलब simplify it means, so let me show you the again कि एफर्ट करने का सेंस कि कितना दिन लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हाउ मच डेज एफर्ट विल बी नीडेड मीन्स 6 month एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल विल वर्क फॉर ए मंथ. मान लो अगर 5% रिक्वायर्ड है 6 month के लिए, सो द एफर्ट विल बी लाइक दिस 5 multiplied by 6 multiplied by number of working days, that is called the 8 and so on. ठीक है, अगर हम मंथ का इफेक्ट निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऐसे 5 multiplied by 6, 5 number of persons, 6 is the month, 8 is the working hours and 30 is the number of days and so on. ऐसे करके 30 नहीं, 22 पे निकलता है, क्योंकि वो सैटरडे संडे को काउंट नहीं करते हैं. दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द एस्टिमेशन. हार्डवेयर कॉस्ट मीन्स कितने सिस्टम चाहिए, इंटरनेट क्या होगा, किस टाइप के सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होगी एंड सो ऑन. ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप कहीं जा रहे हो बिजनेस मीटिंग्स के लिए, तो हाउ मच कॉस्ट इज रिक्वायर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, इसी तरीके से होगा. ओके सर. अब हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द मॉडल्स फॉर एस्टिमेशंस. जस्ट राइट ए कोड. राइट ए कोड इन सच ए वे. क्वेश्चंस, व्हाट इज कोकमो मॉडल? Constructive cost model. Okay, so how we are going to define a COCMO model and what all those topics is needed. तो कोकमो स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल. ये हमारे कोकमो होते हैं जिसपे हम ये हमारे 3 टाइप के कोकमो होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल. एंड ये हमारे मॉडल है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, सेमी और एम्बेडेड पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, ओके. यस सर. ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला ये आपको आ सकता है ना. हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द डेवलपमेंट एफर्ट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला. ई एफर्ट को है, एस हमारा वैल्यू है एंड सो ऑन. एक ये भी मॉडल है, कभी कभी ये भी आते हैं, पुट्सनम मॉडल बोलते हैं उसको. But the formulas are different in both the models and both the models are different. सर इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ नहीं आते हैं, सिर्फ डायग्राम आएंगे और कुछ जगह कुछ क्वेश्चंस में you have to put up some formula and on the basis of formula सर ERD और DFD भी आएंगे ना एग्जाम में? हाँ, वो तो आएंगे यार, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. देखो ऐसे बनते हैं, आपको कोहेसन, कपलिंग, DFD, ER डायग्राम, प्रोजेक्ट मैट्रिसेस, फिर हमारा हो गया कॉस्ट एस्टिमेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस, फैक्ट फाइंडिंग, देन वी हैव फिजिबिलिटी स्टडी. तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे. ठीक है, जो अभी तक मैंने आपको बताया है. ओके, अखिल हाँ बताइए. Sir, there is a Rayleigh Norton curve in written there. Yes, again. What is that? I don't follow that. I'm not getting you. What you are asking? In Putnam's model, there is a Rayleigh Norton model in last of the sentence. Okay, so you want to explain the Putnam model, so how it is.
So it's a formula like P equals to K is just a area under Delft curve. So when we are going to change the proportional value, then a constant has been opened, and that constant we need to find out. Okay. What is EXP in there, sir? So this is one Putnam model, and this is one formula that we are going to derive, and these are the value. P equals to number of person on the projectile, K is the area under Delft curve, and T is the development time. सर यस सर, ये रैल्फ नॉर्डन कर्व ये भी आएगा क्या सर एग्जाम में? ये आ सकते हैं ना। पुट्सनम मॉडल मतलब दो मॉडल हमारे पास हैं जो है, एक हमारे पास है कोकमो और दूसरा है पुट्सनम। तो कोकमो जनरली ज्यादा आते हैं, पुट्सनम भी आ सकते हैं। तो एक्चुअली सर इसमें थोड़ा जैसे ये रैल्फ नॉर्डन कर्व है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? ये रैल्फ एक साइन दोनों की कर्व है, रैल्फ नॉर्डन कर्व on the basis that is equal to the total life cycle of the effort. मतलब if a project has been started till the requirement gathering till implementations, how much effort is required, ये हमारा कहलाता है एक रैल्फ या डेल्फ कर्व उसको बोलते हैं। सर इसका मतलब ये कैसे निकालते कैसे होंगे ये, मतलब इसमें ये फार्मूला है जो देखो ये अप्रूव्ड फार्मूला है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला यू हैव दीज वैल्यूज, आपके पास ये वैल्यूज होंगे आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स, कोई भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू होंगे, एंड यू कैन फाइंड द व्हाट आई एम सेइंग द वैल्यू ऑफ द थर्ड वेरिएबल। कोई भी 2 होगा आप थर्ड निकाल सकते हो। अच्छा सर, ओके ठीक है। तो ये आप 2 देख लेना। इस पहला हमारा है कोकमो मॉडल, दूसरा हमारा है पुट्सनम मॉडल। ये वही चीज है, ये आप देखो जो मैंने भी बताया है, रिक्वायरमेंट है, साइज एस्टिमेशन टूल है, प्रोजेक्ट एस्टिमेशंस है, रिपोर्ट्स हैं, एंड द अदर एस्टिमेशंस है, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कांस्टेंट। कुछ मिसलेनियस कॉस्ट भी होते हैं दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एनालिसिस, जैसे miscellaneous cost means कि suppose an employee will go to the office, they will use some amenities जो भी हमारे पास है, जैसे लंच टी स्नैक्स जो भी वो ले रहे हैं, that is also miscellaneous cost that comes under the project cost. Okay. ओके सर। यस सर, जो दोनों मॉडल हमने पढ़ा अभी, कोकमेंस मॉडल एंड पुटमेंस मॉडल, कोकोमो मॉडल, ये हाँ सर, तो ये दोनों मॉडल में से कौन सा मॉडल यूज करना है कॉस्ट निकालने के लिए, इसका कुछ मतलब फंडा है क्या? नहीं, कंपनी कहती है वी विल फॉलो द कोकोमो मॉडल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कोकोमो मॉडल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करती है, दे आर गोइंग टू डिफाइन ऑल दोज। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल दे आर गोइंग टू यूज टू डिफाइन एनीथिंग। ओके सर। चेक पॉइंट, ये सब कुछ टूल्स के नाम है एस्टिमेट निकालने के।
ये इनकी वेबसाइट्स है और इनकी फंक्शनैलिटी है. इट मींस सम ऑफ द ऑटोमेटेड एस्टिमेशन टूल्स दैट इज गिवन हियर लाइक effortestimator.com. एक वेबसाइट्स है. They have one tool that is called the estimator PAL, and it's a software tool to calculate the estimations. ये online हमारे पास है बहुत सारे. You can see how the calculation, what are the inputs they are asking, and so on. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. ये हमारे बहुत सारे वही चीजें आप देखो, ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स के नेम है, ये इसकी वेबसाइट्स है, एंड दैट इज ए पार्ट. सो दिस इज 5th चैप्टर. अब हमारे पास है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. एक क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं इस यूनिट से. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, हम रिस्क को डिटेक्ट कैसे करते हैं, रिस्क डिटेक्शन एंड रिस्क अवॉइडेंस. रिस्क क्या होते हैं बताइए, आपने पढ़ा होगा जिन लोगों ने ब्लॉक 2. प्लीज टेल मी व्हाट इज रिस्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाउ वी आर गोइंग टू मिटिगेट द रिस्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू डिटेक्ट, अवॉइडेंस और रिस्क कंट्रोल एंड द रिकवरी. कैसे करेंगे? सर, अगर किसी टूल्स का पूरा नॉलेज नहीं है और उसके सिवाय हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहा तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है. फिर से बताइए. हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमें टूल्स की नॉलेज नहीं है, जैसे VB.NET है, जावा है, पाइथन है, उसका नॉलेज नहीं है, और विदाउट एनी नॉलेज हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाएंगे तो वो रिस्क ही है वैसे. मतलब नहीं, ये रिस्क नहीं हुआ ना. ये तो जब कंपनी उसी स्किल सेट वाले को हायर करती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, इट इज नॉट ए रिस्क. रिस्क विल बी डिफरेंट. सी, रिस्क will be at a time of development or after the development we found any bug in the software or applications, this is the risk. उसको हम फिक्स कितने टाइम में कर पाएंगे, वापस उसको रिशेड्यूल मतलब रिस्टोर कितने टाइम पे कर पाएंगे, कितने टाइम उसके वजह से हमारा जो टाइम लिमिट है वो बढ़ सकता है. हाँ, एक हो सकते हैं हमारे पास स्किल्स और नॉलेज, मतलब जो आप एक्टिव आपने प्रॉब्लम एनालिसिस किया बट दैट प्रॉब्लम हैज बीन नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन प्रॉपर वे, उसकी डिजाइन कोडिंग अच्छे से नहीं हो पाई तो आप सर प्रोजेक्ट का सारा काम होने पे प्रोजेक्ट वो आउटडेटेड हो जाए, मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कि रिस्क हो सकता है. नहीं, एक रिस्क ये है द रिक्वायरमेंट नॉट क्लियर एंड वी स्टार्टेड द डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा रिस्क है. हाँ सर. Okay. If the requirement is not clear properly and then we have started the development as per the client pre-start, we need to deliver the module, कि हमें ये module देना है, that is a risk because you don't know the actual requirement and all those things. Okay sir. Okay. सर सॉफ्टवेयर पे सारा काम होने के बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाए और पुराना सॉफ्टवेयर फिर से, वो तो देखो जब सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं इट मींस सो दे आर गोइंग टू थिंक द फॉरवर्ड डायरेक्शंस कि अगर हमारे पास ऐसा लग रहा है इफ वी आर एज्यूमिंग सो पाइथन इज गोइंग टू रिप्लेस मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम जावा,
देन वी विल बिल्ड अप ए टीम लाइक दिस कि उसमें पाइथन के डेवलपर होने चाहिए, ठीक है। यस सर। तो ये तो प्रोजेक्ट सर प्लानिंग। अगर सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, डेवलप होने के बाद हमारे पास उसका बैकअप वगैरह कुछ नहीं है और वो करप्ट हो गए, अगर कस्टमर को फिर से चाहिए तो ये भी एक रिस्क ही है ना सर। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो करप्ट कैसे हो सकता है? नहीं, करप्ट नहीं होगा, मतलब कहने का सेंस देखो, देखो ये रिस्क नहीं है हमारे पास। रिस्क आ सकता है सबसे पहले स्किल्स और नॉलेज की, दूसरा इंटरफेस मॉडल की, कि जो हमेशा एक मॉडल दूसरे मॉडल को कम्युनिकेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। टूल्स की हो सकती है, इफ यू आर यूजिंग सम लेगेसी टूल्स दैट विल बी अ रिस्क, ठीक है। स्किल्स आर ऑलवेज मैटर, द कोड क्वालिटी, द मेंटेनेंस, व्हाट यू हैव रिटन। तो ये सब मैटर करेगा, ठीक है। Management also an issue. If you're not doing a proper sign off, proper activities, then it creates some problem. है ना, that is a ask. फिर हमारे पास एक्स्ट्रा सपोर्ट, कस्टमर डिस्क एंड सो ऑन, ये सब हम देखते हैं। आप ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज ए रिस्क एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क, सॉरी व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्क। ये क्वेश्चंस आएंगे, आप देखिए, व्हाट इज ए रिस्क, what is a disk and what are different types of software disks, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, हाउ वी आर गोइंग टू मॉनिटर इन सेंस, so we have a Excel kind of sheet in which you are going to identify the risk week wise or a monthly, and then we are going to define the priority in sense, suppose मैं आपको बताता हूँ एक सॉफ्टवेयर डिस्क में क्या होता है, there should be a backup of the code, जो आप कोड लिखते हो, so we are going to use a git repository and so on. ठीक है, so there should be a backup, either you are going to use a git repository or so on to backup your code, कि अगर आपका डिलीट भी हो गया मेन सर्वर से, then you are going to do a backup from that tool. एक हमारा डिस्क है, so every company are going to follow some VSS or a GitHub or SBN to store the code. अब रिस्क हमारे पास ये है, अब देखो रिस्क एवॉइडेंस एंड रिस्क टूल, डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं एंड सो ऑन। So risk detection means how we are going to analyze the risk. What are the category, मतलब ये लो है, ये मीडियम है, ये हाई रिस्क है, इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर हाई रिस्क है तो प्रायोरिटी शुड बी 1, कि सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो पेंडिंग है या रेजोल्यूशन या नॉट सॉल्व, कोई ऐसे रिस्क है जो सॉल्व हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे एडॉक रिक्वायरमेंट क्लाइंट की आती रहती है, दिस इज टाइप ऑफ रिस्क बट दिस इज एन एनहांसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की क्या है, enhancement है, and those enhancement are going to
support. So risk recovery, full, partial, and so on. ये एक डायग्राम है, अब देखो. Risk manager is going to identify the risk and follow the process, detections, control, and so on. इसको आप एक इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट फिगर 6.1 रिस्क मैनेजर टूल. ये आप पढ़े हुए. रिकवरी ये आप देखना, मतलब ये आते नहीं वैसे कि फुल रिकवरी हुआ, पार्शियल हुआ या कुछ भी हुआ. दिस इज जस्ट फॉर द नॉलेज. दिस विल नॉट कम. शेड्यूलिंग मेथड्स. अब हमारे पास ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लो है, ये पढ़ना. गैंट चार्ट और टाइमलाइन चार्ट. मतलब दिस थिंग विल शो, suppose we are going to deliver the project in 4 months. Then out of 4 months, in the first week we are going to achieve the milestones, that is called कि हम requirement gather कर लेंगे. अगले वीक में रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे. फिर 5th वीक से हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग, एंड फ्रॉम 9th वीक we are going to start the coding and so on. ठीक है. So that will be the cost in this way. This is called our Gantt chart. आप लिख लो, 2 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. What is Gantt chart and what is PERT chart? मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, आप देखना. What is GANTT, Gantt and PERT chart? मैं बताता हूँ होता क्या है. गैंट चार्ट बोलते हैं कि किसी प्रोजेक्ट्स को बनाने में मुझे 3 मंथ लग रहे हैं. शॉर्ट एंड एग्जाम्पल. तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले के 15 डेज में मैं रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा, फिर 1 वीक में एनालिसिस करूंगा, फिर हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे, वो 2 वीक चलेगा, फिर 2 वीक की कोडिंग होगी, 1 वीक की टेस्टिंग होगी. द टाइमलाइन दैट वी हैव डिसाइडेड इज कॉल्ड द गैंट चार्ट. द टाइमलाइन दैट वी हैव डिसाइडेड कि वीक 1 में ये करेंगे, वीक 2 में ये करेंगे, दिस इज कॉल्ड आवर गैंट चार्ट. ओके, एनी क्वेश्चन? टीम, एनी क्वेश्चन? नो सर, नो. दिस इज कॉल्ड आवर गैंट चार्ट. ठीक है.
Okay, so हमने जो प्लान किया दैट इज कॉल्ड अबाउट गैंट चार्ट कि इन विच वीक व्हाट वी विल डू, दैट इज कॉल्ड द गैंट चार्ट. पार्ट चार्ट कहते हैं कि if we have defined a timeline कि हम वीक 1 में ये करेंगे तो क्या वो वीक 1 में हुए या नहीं हुए. ओके, अगर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक पहले 2 वीक में रिक्वायर 2 वीक और नॉट, दैट इज कॉल्ड द पार्ट चार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, इसको बोलते हैं पार्ट. अब यहाँ देखो पी, अब हमने देखा कि हम 1 वीक एनालिसिस कंप्लीट करेंगे. सो द क्वेश्चन हियर इज द एनालिसिस हैज बीन कंप्लीटेड इन 1 वीक और नॉट. एनालिसिस 1 वीक में कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, इसको बोलते हैं पार्ट चार्ट. ओके, सो टीम डू वन थिंग, अभी आप आज क्लास को यहाँ वाइंड अप करते हैं सो दैट वी विल व्हाट वी विल डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशंस बाय टुमारो, जो सेकंड ब्लॉक के हाफ से स्टार्ट करेंगे और थर्ड ब्लॉक कंप्लीट करेंगे इन द फर्स्ट फेज. ओके, टीम एनी क्वेश्चंस? सर ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे सर एलएमएस में? रिकॉर्डिंग्स लेट मी चेक. ठीक है, अरुण, आराधना, इकबाल, एनी क्वेश्चंस? नो सर. Any questions? Asu, Stos, Anindam, Karthik, Gayatri, Gunjan. No sir, no sir. No, sir. Okay, that's fine. Okay, no issue. We will meet for the next session by tomorrow. ठीक है, जहाँ आपका पहले हम स्टार्ट कर. ओके सर, थैंक यू. Yes, sir. मतलब एंड करेंगे सेकंड ब्लॉक एंड देन वी विल गो थ्रू थर्ड ब्लॉक, ऑल टॉपिक्स फ्रॉम 9 to 13 वी विल गो राइट एग्जाम्पल. ठीक है, ओके. ओके, थैंक यू सर. ओके, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. अटेंडेंस इसी में हो जाएगा ना दोनों क्लास? हाँ, अटेंडेंस हो जाएगा, डोंट वरी, अटेंडेंस हो जाएगा. वी विल मैच फ्रॉम आवर. ठीक है,
किसी के पास लास्ट ईयर का हेलो किसी के पास लास्ट ईयर लास्ट 3 to 4 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है क्या? वेबसाइट पे मिल जाता है ना लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। बहुत कोशिश की लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा और दिख नहीं रहा था मतलब कहीं पे। तो अगर ऐसा है तो कोई ग्रुप में शेयर कर देगा। लेट्स चेक। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर कर रहे हैं ना? किसी ने किया है। रिक्वेस्ट टू ज्वाइन रिक्वेस्ट कर दिया है भाई, एक्सेप्ट कर लेना। कोई इशू नहीं। ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो चेक करते हैं। हम एक बार कंफर्म कर लेंगे फिर से, क्योंकि मतलब अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। आपका एलएमएस पोर्टल ओपन हो रहा है क्या? मेरा एलएमएस पोर्टल एक्टिव हो गया। हो रहा है ओपन? हाँ, फॉरगेट पासवर्ड पे जा करके हम अपना ईमेल आईडी डाले थे, ईमेल आईडी पे क्रेडेंशियल आया था, मतलब वो कुछ तो कैप्चा कोड। हेलो गाइस, किस ने असाइनमेंट अभी तक कंप्लीट नहीं किया? अरे भाई इतना लिखोगे उससे अच्छा है कि मैंने ग्रुप में कुछ मैसेज डाले हैं वो देख लो यार। शेयरिंग में सारे लोग एक साथ परचेज कर लेते हैं, मैं पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, उसका सारे लोग यार रिटर्न वाला सुनो सुनो भाई, वो हैंड रिटन पीडीएफ में परचेज करूंगा। मैंने सारा डिटेल्स ग्रुप में डाला है, एक बार देख तो लो व्हाट्सएप ग्रुप में। पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, हैंड रिटन की बात कर रहा हूँ। सुनो अब तुम अपने तरफ से हैंड रिटन वाला जो तुम खरीद रहे हो वो तुम सबमिट करोगे। मान लो एक्स भी वही कर रहा है, जी भी वही कर रहा है, वाई भी वही कर रहा है। टीचर लोग ऐसे बैठा हुआ तो नहीं ना है। मेरे पास भी ये आइडिया आया था, लेकिन बस सिर्फ इसलिए कि सेम हो जाएगा सब कोई का, क्योंकि अब वो तुमको भी वही चीज दे रहा है, मेरे को भी वही रिटर्न वाला दे रहा है, उसको भी वही दे रहा है। ठीक है, यहाँ कॉल रिकॉर्ड हो रहा है यार। ओके। हाँ कुलदीप, आप लोग एमसीए ओएल के स्टूडेंट हो या एमसीए न्यू? हम एमसीए ओएल का है। थर्ड सेमेस्टर में टाइप असाइनमेंट जमा किए हैं, सब जमा हुए हैं। मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आप ये गाइड कर सकते हो एग्जाम किस तरह से होता है फोर्थ सेमेस्टर वाले? ये ऑनलाइन लेंगे से अपने सेंटर पे बुला के, या फिर अपने सिस्टम से देना है ऑनलाइन एग्जाम ओएल का? दो ऑप्शन होते हैं, आप पेन पेपर टेस्ट ले सकते हो जिसमें आपको जाके सेंटर पर रिटर्न एग्जाम देना होगा, या फिर आप सीबीटी ले सकते हो जिसमें आपको पूरा आंसर टाइप करना होगा, लेकिन उसके लिए भी सेंटर जाना होगा। अच्छा, वो भी टाइप करना पड़ेगा? हाँ। बेस्ट कौन सा रहेगा? तो बेस्ट तो फिर पेन पेपर हो जाएगा फिर। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेस्ट है पेन पेपर, उसके बाद सेकंड थर्ड और इवन फोर्थ सेमेस्टर के लिए सीबीटी बेस्ट है। क्यों, ऑब्जेक्टिव है क्या सेकंड थर्ड फोर्थ में? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट टाइप करने के लिए आपको आसान रहेगा फर्स्ट में, क्योंकि मैथ और दो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डायग्राम्स हैं, दैट्स व्हाई ऑनलाइन में डायग्राम की प्रॉब्लम बहुत है। ओके। बाकी आपको टाइप करने में फायदा ऑनलाइन में ज्यादा रहता है, आसान रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक दूसरे से असेंबल करते हैं, तो आधा डेटा एक में लिखा, वही उठा के कॉपी पेस्ट किया और दूसरे को थोड़ा सा बस आगे पीछे करके कम लिख के आप ज्यादा बना सकते हो। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पेन पेपर वेस्ट होगा, उसके बाद ऑनलाइन। हाँ, जैसे आपका सीधे डेटा साइंस का पेपर था, उसमें आपसे एक जगह पूछ रहा है कि भाई डेटा कैसे यूज करते हैं, एक जगह डेटा एक्सेस करते हैं, दोनों का आंसर 70% सेम रहता है, 30% डिफरेंट है, कॉपी पेस्ट यूज हो जाता है ना ऑनलाइन। ओके। और एक क्वेश्चन और है, ये 12 दिन में कितने लोगों जो लग रहा है कि जॉब होल्ड करते हुए साथ साथ लिख भी लोगे असाइनमेंट? कितने लोग? भाई मैंने सारे टाइप वाले अपलोड किए हैं यार। हेलो, हो गया सबमिट? मार्क्स हेलो, मार्क्स भी मिल चुके हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ के अभी तक मार्क्स नहीं दिए, फर्स्ट के मार्क्स भी मिल चुके हैं। टाइप्ड पीडीएफ? हाँ,
हेलो But it's आशुतोष, एक clearly क्वेश्चन था mentioned मेरे को। भाई मैं it's clearly mentioned on the website कि मैं आपको व्हाट्सएप handwritten ग्रुप पे एडेड नहीं हूँ। ऐड कैसे हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे? लिंक आया ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा कहाँ पे लिंक है? ये रहा। चैट में जिया ने ऐड किया शेयर। हेलो आशुतोष, हाँ मेरे को ये पूछना है कि जो प्रैक्टिकल जो अभी क्लास जैसे हमारा हो रहा है ऑनलाइन वालों का, ऐसे ही होता रहेगा और प्रैक्टिकल में भी, कि प्रैक्टिकल में हमको सेंटर पे बुला लेंगे? नहीं, प्रैक्टिकल में जो ओएल वालों का लिए होता है कि उनका लिस्ट आती है और उनका घर से बैठ के क्या नाम है जूम से होता है, जहाँ पे आपको पूरा वीडियो कॉल ऑन करा के लाइव मुश्किल से 5 मिनट 3 मिनट में आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं और उसी के आधार पे आपको नंबर दे देते हैं। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, जो क्लासेस हमारा जो अभी थ्योरी का जैसे हो रहा है वैसे प्रैक्टिकल का भी होगा ना हमारा? हाँ हाँ। आयुष आप ये बताओ, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो? हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। यस टेल मी। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Actually, I am Ritika. I am taking your MCS 211, that is Design and Analysis of Algorithm. थैंक यू मैम। थैंक यू Right. मैम। So, आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो questions. So, do you have certain questions regarding the course? No, no, no. Can you suggest me, please? One question I have. Yes. Ma'am, this is our first semester course, so when will be having the examinations for this? You will be having in June. The term and examination form has been has come, and I think the last date is tomorrow, ma'am. 23rd or 30th. I don't remember. After that, And ma'am, what would be exam? Just see the date sheet. It is on the IGNOU website. You can see the date sheet when the exam are there. Ma'am, Share ma'am, how are we going to write the examinations in online mode or in the examination center? I think so. For OL people right now in the first semester, I think they will be giving you offline mode only. You have to write the exam at the center. You can select the center wherever you are. The nearby center you can select your all over India there are centers of IGNOU, so you can I select am out of India, ma'am. Okay, I'm in Nepal right now. The person who is outside India, I don't have any idea what he can do, but all those who are in India, they can select the centers nearby there. Ma'am, how to register for examinations, ma'am? Can you please tell? You have to go to the IGNOU website. I'm just showing you. Okay, ma'am. Okay, okay. Go Sure. to the IGNOU website. Go ahead. Yes, I'm sharing my screen. Okay, sure. Right? Oh, sorry. So go to the IGNOU website. I think there is a link for registration of student services. Under student services, you can share the link in chat box. Okay, examination is there, right? Okay, ma'am. Right. You can go here. Last date to apply for the term and examination of June 2025 is 20th of April. That is tomorrow. Right? Okay, ma'am. So Sorry. you can go here. You can just at the end. What is the last date to fill the examination form? Yes, and you have to proceed to fill online examination form. Click here. What is the last date? 20th, tomorrow. Tomorrow. Tomorrow is 20th. Tomorrow is 20th. Okay, fine. Right. Okay. So with if you have to apply with late fee, it is up to 27th of March. That will be 1100. Extra. Late fee of 1100. Okay. Right. So it is better you apply it tomorrow only. 200 rupees per course